करते हैं क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर नंबर 22 सेकेंड ईयर का। पहले डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्रोमोसोम क्या चीज होता है। देखो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर इनसाइड द न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। सही है, तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये दो फॉर्म में होता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल ये दो फॉर्म में होता है। या तो जेनेटिक मटेरियल होता है हमारे पास इस तरह उलझे हुए धागों की सूरत में, या फिर होता है एक कंडेंस फॉर्म में जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो जेनेटिक मटेरियल दो हालतों में पाया जाता है। सही है, एक पाया जाता है ये क्रोमेटिन की सूरत में, और दूसरा पाया जाता है ये क्रोमोसोम्स की सूरत में। सही है, तो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर दो फॉर्म्स में पाया जाता है। अच्छा, दोनों की केमिकल कंपोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं है। क्रोमेटिन की केमिकल कंपोजिशन और क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन सेम होती है। बस जब एक सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, अपने सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है मगर डिवीजन परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, तो उस सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, वो होता है हमारे पास क्रोमेटिन की फॉर्म में। तो एक नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, और जब सेल डिवीजन का इरादा कर लेता है तो एक डिवाइडिंग सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, वो किस फॉर्म में होता है? क्रोमोसोम्स की सूरत में होता है। अच्छा, ये जो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनता है ये कंडेंसेशन से बनता है। जैसे इसमें हम देखें क्रोमेटिन में, तो क्रोमेटिन में जो धागे हैं वो इतने ज्यादा कंडेंस नहीं है। सही है, जबकि हम क्रोमोसोम में देखें तो क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम जो एक जेनेटिक मटेरियल है, इसमें जो ये धागे हैं ये बहुत ज्यादा कंडेंस फॉर्म में। सही है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं, या कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन कहते हैं। अच्छा, तो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये सिर्फ और सिर्फ कब अपेयर होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ अपेयर होते हैं सेल डिवीजन के दौरान। सही है, और ये बनते कैसे? ये बनते हैं इसी क्रोमेटिन की कंडेंसेशन से, या फिर हम कह सकते हैं कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिन से, क्रोमेटिन के कॉइल होने से। तो इट फॉर्म्स बाय द कंडेंसेशन, और वी कैन से दैट कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन की कॉइलिंग या फिर कंडेंसेशन से बनता है, और इसमें क्या मौजूद होती है? जीन्स मौजूद होती हैं जो कि हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। सही है, तो हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहाँ मौजूद होती है? हेरिडिटी कैरेक्टर्स इस क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती है, इस तरीके से। सही है। अच्छा, इसके बाद डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। क्रोमोसोम डिस्कवर कैसे हुआ? क्रोमोसोम को डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट में, जिसका नाम है वॉल्टर फ्लेमिंग, 1882 में। देखो, वॉल्टर फ्लेमिंग 1882 में रैपिडली डिवाइडिंग सेल ऑफ सिलेमेंडर लार्वा को ऑब्जर्व कर रहे थे। सही, एक सिलेमेंडर लार्वा के सेल को ऑब्जर्व कर रहे थे जो बहुत तेजी से डिवाइड कर रहा था, बहुत तेजी से डिवाइड कर रहा था। तो इस सेल को, सिलेमेंडर लार्वा के इस सेल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, ये बहुत तेजी से डिवाइड कर रहा था, और ये ऑब्जर्व कर रहे थे आफ्टर अप्लाइंग पर्किंस एनिलिन डाई। ये पर्किंस एनिलिन डाई एक कलर का नाम है। सही, वो एक डाई डाल के ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने सिलेमेंडर लार्वा के ऊपर एक डाई डाल दिया था जिसका नाम है पर्किंस एनिलिन। इसका नाम याद रखना होगा, एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो वॉल्टर फ्लेमिंग ने पर्किंस एनिलिन डाला सिलेमेंडर लार्वा के सेल्स के ऊपर, और वो इसको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद है, इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ डार्कली स्टेन्ड बॉडीज हैं, कुछ बहुत ज्यादा डार्कली स्टेन्ड बॉडीज हैं जिन्होंने कलर, इस पर्किंस एनिलिन डाई को, इस कलर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया सम बॉडीज इन द न्यूक्लियस विच आर डेंसली स्टेन्ड, जो बहुत ज्यादा स्टेन हो गई थी। सही, मतलब बहुत ज्यादा कलर को एब्जॉर्ब कर ली थी। क्योंकि बहुत ज्यादा कलर को एब्जॉर्ब कर ली थी ये बॉडीज, तो इन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? क्रोमोसोम्स। क्रोमो मीन्स होता है कलर, और जोमा मीन होता है बॉडी। इसका मतलब क्रोमोसोम का मतलब क्या है? क्रोमोसोम का मतलब है कलर्ड बॉडीज, कलर्ड बॉडीज। और ये एक मिसनोमर है, क्योंकि एक्चुअल में अगर हम देखें तो एक्चुअल में क्रोमोसोम का कोई भी कलर नहीं होता है, क्रोमोसोम कलरलेस होते हैं। मगर क्योंकि उन्हें उस वक्त पर्किंस एनिलिन डाई की वजह से ये क्रोमोसोम कलर्ड नजर आया था, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? क्रोमोसोम रख दिया। मगर एक्चुअल में क्रोमोसोम का कोई कलर नहीं होता, इसीलिए एक मिसनोमर है, गलत नाम है। सही। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम क्योंकि सिर्फ सेल डिवीजन के वक्त अपेयर होते हैं, तो हमें पता है कि सेल डिवीजन जब एक सेल करता है, जब एक सेल डिवीजन करता है, तो उसकी हर चीज, बनने वाले नए सेल्स में हर चीज सेम रहती है, हर चीज सेम रहती है। अगर माइटोसिस की बात करें, स्पेसिफिकली किसकी बात करें? माइटोसिस वाले सेल, माइटोटिक डिवीजन की बात करें। अगर मिसाल के तौर पे इस सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम है, तो बनने वाले दोनों सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम जाएंगे? 4 क्रोमोसोम जाएंगे, और दोनों सेल का, ये बनने वाले दोनों नए सेल का जेनेटिक मटेरियल एक जैसा होगा, सेम होगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि पेरेंट सेल का भी क्रोमोसोम 4 हो, और ये जब डिवाइड होगा तो जाहिर सी बात है 2 इसके पास जाना चाहिए और 2 इसके पास जाना चाहिए, मगर दोनों के पास 4-4 जाता है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है,
यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होते हैं इस तरह, 1 2 3 और 4, ये 4 क्रोमोसोम्स होते हैं, सही है। तो ये 4 क्रोमोसोम इस तरह पाए नहीं जाते हैं, सिंगल क्रोमेटिड्स की सूरत में पाए नहीं जाते हैं, बल्कि अपने क्रोमेटिड्स को डबल कर लेते हैं। तो हर एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होता है, एक क्रोमेटिड टूट के इस सेल में चले जाते हैं, दूसरा क्रोमेटिड टूट के इस सेल में चले जाता है। तो अगर हम क्रोमोसोम को देखें तो क्रोमोसोम सिर्फ अपीयर होते हैं सेल डिवीजन के वक्त, ओनली सेल डिवीजन के वक्त अकर होते हैं, इसीलिए इनके पास कितने क्रोमेटिड्स होते हैं, 2 क्रोमेटिड्स होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन। इस तरह 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। ये जो 2 क्रोमेटिड्स हैं इनको आपस में हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। इनको आपस में हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, सही है। ये 2 क्रोमेटिड्स, सेम क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। अब तुम लोग कहोगे तो 2 क्रोमेटिड्स से, 2 क्रोमोसोम से नहीं, क्रोमोसोम्स को हमेशा काउंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर। जितने क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमेयर होंगे उतना क्रोमोसोम होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रोमेयर, तो जितने भी क्रोमेटिड्स आ जाएंगे क्रोमोसोम कितना रहेगा, एक रहेगा, क्योंकि क्रोमोसोम इज ऑलवेज काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर। तो ये हमेशा क्रोमोसोम को सेंट्रोमेयर की बेस पे काउंट करते हैं। तो ये एक क्रोमोसोम है मगर इसके पास क्रोमेटिड्स कितने, 2 हैं, क्योंकि इनके पास जेनेटिक मटेरियल डबल है, एक सेल में जाएगा, दूसरा दूसरे सेल में जाएगा, सही है। अच्छा, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड एट द सेम पॉइंट नोन एज सेंट्रोमेयर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये जो 2 सेंट्रोमेयर है, ये 2 सेंट्रोमेयर एक ही जगह पे, एक ही सेंटर में आके कंबाइंड होती हैं, ये क्रोमेटिड भी और ये क्रोमेटिड भी, और जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, सही है। इस सेंटर को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह क्या है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहने की, इसके अलावा भी हमारे पास और कॉन्स्ट्रिक्शंस हो सकती हैं क्रोमोसोम के अंदर, सही। इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहने की वजह क्या है, इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहने की वजह ये है कि ये पहला कॉन्स्ट्रिक्शन, इसके अलावा और भी कॉन्स्ट्रिक्शन मौजूद हो सकती हैं। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ साथ कुछ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी आ जाती हैं। जैसे ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन नजर आ रही है इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सही है। और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होती है इसको हम दूसरा नाम देते हैं, इसी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर कुछ राउंड बॉडीज होती हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस जहां से फॉर्म होती हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से, ये दूसरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, दिस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर बिकॉज इट फॉर्म्स न्यूक्लियोलस इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर से फॉर्म होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, सही है। अच्छा, इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ये जो क्रोमोसोम का एंड है ये किसकी तरह हो जाता है, ये हो जाता है नॉब लाइक, सही है। ड्यू टू सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड ऑफ क्रोमोसोम बिकम नॉब लाइक, जो लॉक होता है दरवाजे का उसकी तरह हो जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सैटेलाइट, सही है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज को हम डिस्कस करें तो जो एंड ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास, ये जो एंड ऑफ क्रोमोसोम है, ये एंड ऑफ क्रोमोसोम, इस एंड ऑफ क्रोमोसोम को हम कहते हैं टीलोमेयर। क्या कहते हैं, टीलोमेयर, सही है। एंड ऑफ क्रोमोसोम को टीलोमेयर कहते हैं, और टीलोमेयर में हमारे पास जंक डीएनए होता है। टीलोमेयर में हमारे पास जंक डीएनए होता है। हर क्रोमोसोम के एंड को हम टीलोमेयर कहते हैं, और टीलोमेयर में हमारे पास जंक डीएनए होते हैं। जंक डीएनए का मतलब है इस पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम में कोई भी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, बल्कि यूजलेस पार्ट ऑफ द डीएनए, सही है। अच्छा, अगर यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाएगी तो ये जंक डीएनए कहाँ चले जाएगा, इस सैटेलाइट के अंदर चले जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि सैटेलाइट के अंदर भी क्या होते हैं, जंक डीएनए होते हैं, सही है। अच्छा, ये बात हो गई, सैटेलाइट की बात हो गई। अच्छा, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम्स की अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप्स होती है, मगर हमारी बुक में जो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम लिखी हुई है वो किस बेसिस पे लिखी हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की बेसिस पे क्रोमोसोम 4 तरह का होता है, सही है। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बेसिस पे क्रोमोसोम की 4 टाइप्स होती हैं। पहली है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब क्या है, मेटासेंट्रिक का मतलब है क्रोमोसोम की जो दोनों आर्म है, ये आर्म और ये आर्म दोनों बराबर होती हैं, दोनों इक्वल साइज की होती है। इस तरह का अगर क्रोमोसोम होगा तो उस क्रोमोसोम को हम कहेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सही है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कैसा होता है, जिसमें एक आर्म छोटी हो और दूसरी आर्म बड़ी हो। अगर इस तरह का कोई क्रोमोसोम होगा
जिसकी एक आर्म छोटी होगी दूसरी आर्म बड़ी होगी, तो उस क्रोमोसोम को हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अच्छा, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम उस क्रोमोसोम को कहते हैं जिसकी एक आर्म बहुत छोटी हो और दूसरी आर्म बहुत बड़ी हो। इस तरह के क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। सही है। अगर इसको डुप्लीकेटेड फॉर्म में दो देखें तो इस तरह हो रहेगा। सही है। अच्छा, और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम किसको कहते हैं? जिसके अंदर सिर्फ एक ही आर्म प्रेजेंट हो। सही है। यानी सेंट्रोमेयर जो सेंटर में मौजूद था वो इस तरह ऊपर जाता रहा, ऊपर जाता रहा, और जाते जाते ये बिल्कुल टर्मिनल पे चला गया। तो टीलोसेंट्रिक क्या होता है? सेंट्रोमेयर एट द एंड ऑफ क्रोमेटिड, क्रोमेटिड के बिल्कुल एंड में चले जाता है। और अगर डुप्लीकेटेड फॉर्म देखें तो डुप्लीकेटेड फॉर्म हमें इस तरीके से नजर आएगी। सही, क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर कहाँ चले जाएगा? बिल्कुल एंड ऑफ क्रोमोसोम में चले जाएगा। तो ये चार टाइप है क्रोमोसोम की। हमने डिस्कस कर लिया क्रोमोसोम क्या होता है। अब डिस्कस करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, कि केमिकली क्रोमोसोम किस चीज से बना हुआ होता है। तो क्रोमोसोम में दो चीजें होती हैं, डीएनए और प्रोटीन। तो क्रोमोसोम बना हुआ होता है दो चीज होते हैं, डीएनए से और प्रोटीन से। डीएनए का अमाउंट होता है हमारे पास 40%, जबकि प्रोटीन की कॉन्स्टिट्यूशन होती है हमारे पास 60%। सही है। तो हमारे पास क्रोमोसोम 40% डीएनए एंड 60% प्रोटीन से बना हुआ होता है। सही है। अच्छा, इसके अलावा कुछ अमाउंट में सम अमाउंट ऑफ आरएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। कुछ अमाउंट में आरएनए भी प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में, बट इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता है। सही है। ये सिर्फ इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि इट इज अ साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। हम सबको पता है कि जो आरएनए होता है वो किससे बनता है? डीएनए से बनता है। सही है। एक ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के जरिए। तो आरएनए किससे बनता है? डीएनए से बनता है। और डीएनए कहाँ मौजूद है? क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है। क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए मौजूद है इससे आरएनए बनता है, इसलिए क्रोमोसोम के अंदर कुछ अमाउंट में आरएनए भी प्रेजेंट होता है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि क्रोमोसोम का कॉन्स्टिट्यूएंट है। नहीं, ये क्रोमोसोम का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, क्रोमोसोम को बना रहा नहीं होता है, बल्कि सिर्फ इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि वहां पे वो सिंथेसाइज हो रहा होता है, फिर वो सिंथेसाइज होकर वहां से क्रोमोसोम से चला जाता है। सही है। अच्छा, दो चीजें होती हैं क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए और प्रोटीन। डीएनए जो होता है वो हाईली कंडेंस फॉर्म में होता है, यानी बहुत ज्यादा कंडेंस, बहुत ज्यादा कॉइल हुआ होता है। इसकी कॉइलिंग अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में कितना कॉइल हुआ होता है। सही, तो बहुत हाईली कंडेंस फॉर्म में होता है, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। हम सबको पता है, फर्स्ट ईयर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ा था, वाटसन एंड क्रिक मॉडल का। सही है। अच्छा, ये जो एक डीएनए होता है ये एक्सटेंड करता है अनब्रोकन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। क्या मतलब इसका मतलब यानी एक क्रोमोसोम की बात करें हम तो एक क्रोमोसोम में सिर्फ एक डीएनए मॉलिक्यूल होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, नहीं, एक ही डीएनए मॉलिक्यूल होगा जो अनब्रोकन मीन में पूरे क्रोमोसोम में रन करेगा। यानी इस पूरे क्रोमोसोम में सिर्फ एक डीएनए का मॉलिक्यूल होगा। सही, और यही पूरा का पूरा क्रोमोसोम बना रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल्स मिलके क्रोमोसोम बना रहे हैं, नहीं, बल्कि एक डीएनए में, एक क्रोमोसोम में सिर्फ और सिर्फ एक डीएनए का मॉलिक्यूल होगा जो एक्सटेंड करेगा अनब्रोकन, बगैर किसी गैप के रन करेगा तो द एंटायर लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम को हम एक स्ट्रेट लाइन में ले करें, एक स्ट्रेट लाइन में ले डाउन करें, तो फिर ये मोर देन 7 फीट यानी 2 मीटर से भी ज्यादा होगा। सही, 2 मीटर से भी लंबा होगा। ये इतना लंबा डीएनए होगा। अब ये इतना लंबा डीएनए कैसे आ गया एक छोटे से क्रोमोसोम के अंदर? और ये क्रोमोसोम भी मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर, और ये न्यूक्लियस भी मौजूद होते हैं एक ऐसे सेल के अंदर जो नजर ही नहीं आते, माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर। तो ये इतना लंबा 7 फीट का डीएनए कैसे आया ये सेल के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर, कॉइलिंग से। सही, उसकी कॉइलिंग हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में किस तरह कॉइल होता है। सबसे पहले प्रोटीन देख लेते हैं। जो प्रोटीन डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए के क्रोमोसोम के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। और ये हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर की सूरत में प्रेजेंट होता है, यानी हमारे पास 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, 4 आगे और 4 पीछे, इस तरीके से एक बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम ऑक्टामर कहते हैं। ऑक्टामर, या फिर इसको कह सकते हैं हम कोर। तो हमारे पास जो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है ये कोर की सूरत में या ऑक्टामर की सूरत में मौजूद होता है। इसका मतलब क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 8 हिस्टोन यूनिट्स। सही है, एक कोर या फिर एक हिस्टोन ऑक्टामर 8 हिस्टोन यूनिट पर कंसिस्ट करता है। अच्छा, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसमें, इस हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन और लाइसिन अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा होते हैं। देखो, अमाइनो एसिड बहुत सारे तरह के होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारे पास ये जो हिस्टोन होता है ये आर्जिनिन और लाइसिन से बना होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से
इस प्रोटीन के ऊपर यानी हिस्टोन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हमें पता है डीएनए बना हुआ होता है, अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हमने वाटसन एंड क्रिक मॉडल में कि डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड्स बने हुए होते हैं डीएनए, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है ये पॉलीमर है किसका, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का, सही। और ये न्यूक्लियोटाइड बना होता है तीन चीजों से, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट, सही है। अगर हम पेंटोज शुगर को देखें तो पेंटोज शुगर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, नाइट्रोजनस बेसिस के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता है, मगर फॉस्फेट के ऊपर कितना चार्ज है, -3 चार्ज है। इसका मतलब डीएनए के पास कौन सा चार्ज होता है, डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज डीएनए और पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन के दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट होती है, और इस अट्रैक्शन की वजह से ये डीएनए का डुप्लेक्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है ये कॉइल हो जाता है अराउंड हिस्टोन, जो अभी थोड़ी देर में देखेंगे किस तरह कॉइल होता है, सही। अच्छा, डीएनए और हिस्टोन हमें पता चल गया क्रोमोसोम बनेगा डीएनए और हिस्टोन से, मगर ये डीएनए और हिस्टोन मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं 3 स्टेप्स में, इन 3 स्टेप्स, सही। ये 3 स्टेप कौन सा है, फर्स्ट इज न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग फॉर्मेशन, सेकंड वन इज क्रोमेटिन फॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज सुपर कॉइल फॉर्मेशन टू फॉर्म क्रोमेटिड्स। तो पहला स्टेप देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले डायग्राम में देख लेते हैं हम। ये हमारे पास डीएनए, अगर डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल सही से पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तुम लोगों को पता होगा कि जो डीएनए का 2 स्ट्रैंड होता है, ये 2 स्ट्रैंड सेपरेट होता है हमारे पास 10 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस से, सही है। सॉरी, हमारे पास ये 2 स्ट्रैंड सेपरेट होता है 20 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस से, यानी 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सेपरेटेड होता है 20 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस से। इसका मतलब है कि 20 एंगस्ट्रॉम क्या है, थिकनेस ऑफ डीएनए, सही है। डीएनए की थिकनेस कितनी है, डीएनए की थिकनेस है 20 एंगस्ट्रॉम, सही है। अच्छा, अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें 20 एंगस्ट्रॉम को, तो हमें पता है एंगस्ट्रॉम हम कहते हैं 10 की पावर -10 मीटर को, सही है। और अगर इसको 10 यहाँ से 0 हटा दें तो ये 10 की पावर -9 मीटर हो जाएगा, और 10 की पावर -9 को हम क्या कह सकते हैं, नैनो कह सकते हैं, तो ये 2 नैनोमीटर हो जाएगा। इसका मतलब इस डीएनए की थिकनेस या तो 20 एंगस्ट्रॉम हम कह सकते हैं जैसा हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, इसके अलावा 2 नैनोमीटर भी हो सकती है, इसकी 2 नैनोमीटर भी कह सकते हैं हम इसको। तो डीएनए की थिकनेस कितनी होती है, 2 नैनोमीटर होती है। अब ये डीएनए 2 नैनोमीटर बहुत ही थिन है, सही, बहुत ज्यादा थिन है। अब ये जब कॉइल करेगा तो इसकी थिकनेस बढ़ेगी, यानी जब ये कॉइल होगा तो इसकी थिकनेस इंक्रीज करेगी, सही। अब ये जो डीएनए ये कॉइल होता है किसके अंदर, इस हिस्टोन के ऑक्टामर के अंदर, तो इसको रेड ही से बनाते हैं। ये हिस्टोन का ऑक्टामर है हमारे पास, कोर है हिस्टोन का, जो कि 8 हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। तो ये क्या है, हिस्टोन कोर, और ये क्या है हमारे पास, ये है डीएनए, सही है। ये डीएनए हिस्टोन के कोर के गिर्द कॉइल होता है, लिपटता है हिस्टोन कॉइल के गिर्द, सही, हिस्टोन कोर के गिर्द कॉइल होता है, और ये एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, सही। तो न्यूक्लियोसोम किसको कहते हैं, डीएनए और हिस्टोन से मिलने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम में कितने हिस्टोन होते हैं, एक हिस्टोन कोर होता है, और एक हिस्टोन कोर में 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। इसका मतलब एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और डीएनए होता है। डीएनए कितना होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए होता है हमारे पास 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग, सही है। डीएनए कितना होता है, 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग, तो 200 न्यूक्लियोटाइड लंबा डीएनए। 200 न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब है, मतलब डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, इतना लंबा न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर 200, इतना लंबा डीएनए जिसके अंदर 200 न्यूक्लियोटाइड मौजूद हो, सही है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, सही है। तो न्यूक्लियोसोम बना हुआ है 2 चीजों से, फर्स्ट वन इज हिस्टोन कोर एंड सेकेंड वन इज डीएनए। और कितना डीएनए, अबाउट 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग डीएनए। ये कॉइल होते हैं और कॉइल होके क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियोसोम बना लेते हैं, सही है। उसके बाद 200 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे रैप होने के बाद फिर ये डीएनए से बाहर निकलता है और फिर दूसरे हिस्टोन कोर में जाके रैप हो जाता है। उसके बाद ये यहाँ से बाहर निकलता है और फिर तीसरे हिस्टोन कोर में जाके रैप हो जाता है, और फिर यहाँ से बाहर निकलता है और फिर चौथे हिस्टोन कोर के गिर्द रैप हो जाता है। इस तरह रैप होता जाता है और एक पूरी स्ट्रिंग बना लेता है, जिसके अंदर न्यूक्लियोसोम मौजूद है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। तो सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले हमारे पास बनता है क्रोमोसोम बनने से पहले सबसे पहले बनता है न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग फॉर्मेशन, एक ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर न्यूक्लियोसोम मौजूद हो, सही है।
तो डीएनए कॉइल्ड होता है अराउंड हिस्टोन कोर और क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियोसोम बना लेते हैं। सही है, अबाउट 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग डीएनए कॉइल्ड अराउंड ईच हिस्टोन कोर। एक हिस्टोन कोर के कितना डीएनए रैप होता है, तो अबाउट 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग डीएनए। अच्छा, पहले तो डीएनए की थिकनेस थी हमारे पास 20 एंगस्ट्रॉम या फिर 2 नैनोमीटर थी। सही है, अब ये जब न्यूक्लियोसोम बना लेते हैं, न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बना लेते हैं, तो फिर इसकी थिकनेस कितनी हो जाती है, इसकी थिकनेस हो जाती है हमारे पास 30 नैनोमीटर, सॉरी 10 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर से हमारे पास इसकी थिकनेस कितनी हो गई न्यूक्लियोसोम बनाने के बाद, 10 नैनोमीटर हो गई। सही है, अब यहां तक बात खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये जो न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग है, ये न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग अपने ही एक्सिस पे दोबारा से कॉइलिंग शुरू कर देगी, और इस कॉइलिंग के बाद ये दोबारा से कॉइल होना शुरू हो जाएगी, और इस कॉइलिंग के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम क्रोमेटिन। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। सही है, तो ये जो बना है न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग की कॉइलिंग से, उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन, और इसकी जाहिर सी बात है थिकनेस बढ़ गई है, तो इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस है हमारे पास 30 नैनोमीटर। सही, 3 गुना थिकनेस बन गई है न्यूक्लियोसोम से। तो देख लेते हैं क्रोमेटिन फॉर्मेशन। न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग कॉइल्स टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स। हमारे पास जो क्रोमेटिन बना है, क्रोमेटिन फाइबर्स बने, ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग की फर्दर कॉइलिंग से, फर्दर कंडेंसेशन से बने। सही है, अच्छा, क्रोमेटिन की थिकनेस कितनी होती है, 30 नैनोमीटर होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमेटिन की थिकनेस कितनी है, 30 नैनोमीटर है हमारे पास। अब क्रोमेटिन 2 सूरतों में पाए जाते हैं हमारे पास, एक को हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, दूसरे को कहते हैं यूक्रोमेटिन। अब हम सबको पता है कि डीएनए क्या करता है, डीएनए प्रोटीन को बनाता है, डीएनए आरएनए को बनाता है, फिर वो आरएनए जाके प्रोटीन को बनाते हैं, जिसको हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो डीएनए किसको बनाता है, आरएनए को बनाता है। सही है, तो डीएनए आरएनए को बनाता है कैसे, एक्सप्रेस होके। जब भी डीएनए एक्सप्रेस होता है हमारे पास, तो क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से प्रोटीन बनता है। सही है, तो ये जो क्रोमेटिन में 2 पार्ट्स होते हैं, क्रोमेटिन में हेट्रोक्रोमेटिन भी होता है और यूक्रोमेटिन भी होता है। हेट्रोक्रोमेटिन वो पार्ट ऑफ क्रोमेटिन है जो कभी एक्सप्रेस नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंडेंस होता है। सही है, तो इस क्रोमेटिन में 2 पार्ट है। इस क्रोमेटिन को अगर देखें तो इस क्रोमेटिन में कुछ पार्ट हमें मिलेंगे जो जहां पे डीएनए फ्री होगा, जहां पे डीएनए कैसा होगा, फ्री होगा। कुछ पार्ट ऐसे मिलेंगे जहां पे डीएनए बहुत ज्यादा कॉइल होगा। वो पार्ट जहां पे डीएनए फ्री है, उस पार्ट ऑफ क्रोमेटिन को हम कहते हैं यूक्रोमेटिन, और वो पार्ट जहां पे डीएनए बहुत ज्यादा कॉइल है, उस पार्ट ऑफ क्रोमेटिन को हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, और जब क्रोमेटिन बहुत ज्यादा कंडेंस होगा तो उसका डीएनए एक्सप्रेस हो पाएगा, नहीं। तो ये हेट्रोक्रोमेटिन कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता है, यानी ये कभी भी आरएनए नहीं बनाता है। सही है, जबकि यूक्रोमेटिन नॉन कंडेंस फॉर्म है, और नॉन कंडेंस फॉर्म है या फिर लेस कंडेंस कह सकते हैं, कंडेंस तो हर कुछ है यहाँ पे। सही है, तो लेस कंडेंस कह सकते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन से कम क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन से कम कंडेंस होता है, और ये एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होता है, यानी जीन एक्सप्रेशन करता है ये, और क्या बनाता है हमारे पास, प्रोटीन बनाता है, आरएनए बनाता है। सही है, अच्छा, ये क्रोमेटिन बन गया। क्रोमेटिन के बाद ये क्रोमेटिन फर्दर कॉइल होता है, और फर्दर कॉइल होके ये क्रोमेटिन फर्दर कॉइल होता है, और फर्दर कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिन से हमारे पास क्या बनता है, वी कॉल्ड इट सुपर कॉइल। फर्दर कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिन से हमारे पास बन गया सुपर कॉइल, जिसकी अगर थिकनेस देखिए, क्रोमेटिन की थिकनेस है 30 नैनोमीटर, मगर सुपर कॉइल की थिकनेस होती है 300 नैनोमीटर। इतना ज्यादा थिक हो जाता है ये सुपर कॉइल। सही है, अच्छा, अब सुपर कॉइल क्या करता है, सुपर कॉइल फर्दर कॉइलिंग परफॉर्म करता है, और फर्दर कॉइलिंग परफॉर्म करके क्या बना लेता है, व्हाट वी कॉल्ड क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम। और इस क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम की थिकनेस कितनी होती है, 700 नैनोमीटर। सही है, तो इस तरह हमारे पास क्रोमोसोम बनता है, और ये क्रोमेटिन की सूरत में हमेशा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, मगर जब ये सेल डिवाइड करने का इरादा करता है, तो ये क्रोमेटिन फर्दर कॉइल होता है, और कॉइल सुपर कॉइल बनाता है, और सुपर कॉइल फर्दर कॉइल होता है और क्रोमोसोम बनाता है। तो जब तक सेल डिवाइड नहीं करता, तब तक हमारे पास जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में रहेगा, क्रोमेटिन की फॉर्म में रहेगा। जब सेल डिवाइड करने का इरादा करेगा, तो ये क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाएगा कॉइल होके क्रोमोसोम के अंदर। तो ये थर्ड स्टेप में क्रोमोसोम की फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गई। हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम बना हुआ होता है डीएनए और प्रोटीन से। 40% डीएनए होता है और 60% प्रोटीन होता है। इसमें जो डीएनए होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन अमाइनो एसिड्स। क्योंकि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है इसमें आर्जिनिन और लाइसिन अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा होते हैं, और आर्जिनिन और लाइसिन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो ये प्रोटीन भी, हिस्टोन प्रोटीन भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। तीसरी बात हमने ये की कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टामर, जिसको हम कहते हैं हिस्टोन कोर। यानी 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलकर एक कोर बना लेते हैं, एक हिस्टोन ऑक्टामर बना लेते हैं, और वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के अंदर। सही है, अच्छा, उसके अलावा
अब ये जो डीएनए के पे नेगेटिव चार्ज है और जो हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से डीएनए क्या होता है, रैप हो जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द और बना लेते हैं न्यूक्लियोसोम। अच्छा, तो डीएनए और हिस्टोन मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। और कितने स्टेप में बनाते हैं, 3 स्टेप में बनाते हैं। सबसे पहले डीएनए कॉइल होता है हिस्टोन के गिर्द और बना लेते हैं न्यूक्लियोसोम। सही है, सबसे पहले डीएनए हिस्टोन के गिर्द कॉइल होता है और ये बना लेते हैं न्यूक्लियोसोम। और इस तरह 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग डीएनए कॉइल होता है इस हिस्टोन के गिर्द और क्या बना लेते हैं हमारे पास, एक न्यूक्लियोसोम बना लेते हैं। इस तरह 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग डीएनए यहाँ पे कॉइल होने के बाद एक न्यूक्लियोसोम बना लिया, उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ डीएनए बाहर निकलता है इससे और वो आगे एक और हिस्टोन कोड होता है, उस पर रैप हो जाता है। फिर कुछ अमाउंट ऑफ डीएनए बाहर निकलता है, वो आगे एक और हिस्टोन होता है और उस पर वो क्या हो जाता है, रैप हो जाते हैं। इस तरह चलते रहते हैं और हमारे पास सारे डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द रैप हो जाते हैं और हमारे पास न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बना लेते हैं। सही है। अच्छा, फिर ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग, इस न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग की थिकनेस कितनी, इस न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग की थिकनेस कितनी होती है, 30 नैनोमीटर होती है। सही है। डीएनए की थिकनेस कितनी है, 2 नैनोमीटर। न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग की थिकनेस 10 नैनोमीटर होती है। उसके बाद क्या होता है, ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग कंडेंस होता है और कंडेंस होकर क्रोमेटिन बना लेता है और क्रोमेटिन की थिकनेस कितनी होती है हमारे पास, 30 नैनोमीटर। सही, ये क्रोमेटिन की थिकनेस है 30 नैनोमीटर। और क्रोमेटिन एक नॉर्मल सेल में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बना रहा होता है। सही है। अच्छा, क्रोमेटिन दो सूरतों में पाए जाते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन क्रोमेटिन की ऐसी फॉर्म है जो बहुत कंडेंस होती है और कभी एक्सप्रेस नहीं होती है। यूक्रोमेटिन क्रोमेटिन की ऐसी टाइप है, ऐसा पार्ट है क्रोमेटिन का जो कि कम कंडेंस होता है लिटिल बिट और ये क्या करते हैं हमारे पास, एक्सप्रेस हो रहा होता है। सही है। इसके अलावा लास्ट स्टेप है सुपर कॉइल फॉर्मेशन। सुपर कॉइल फॉर्मेशन में क्या होता है, क्रोमेटिन फर्दर कॉइल होता है, क्रोमेटिन कॉइल होकर क्या बना लेते हैं, सुपर कॉइल बना लेते हैं। इसकी थिकनेस 300 नैनोमीटर है और उसके बाद सुपर कॉइल की कॉइलिंग से क्या बन जाता है हमारे पास, एक क्रोमेटिड बन जाता है जिसकी थिकनेस हमारे पास 700 नैनोमीटर है।